गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप हमारा 3 वीडियो पहले देख चुके हैं परसेंटेज का, और आज डे 4 चौथा क्लास है। ठीक है, परसेंटेज का हम चौथा क्लास लेकर के आए हैं। तो अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझना है, बेसिक फंडामेंटल जो हम बोलते हैं, अगर उसको आपको समझना है तो हमारा पहले का आप वीडियो जरूर देखें, तीनों वीडियो। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप देखें तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, खूब शेयर करें, क्योंकि ये शुरू का क्लास है परसेंटेज का। और अभी आप जिसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्किल में, चाहे जहां भी, उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा। नहीं अदरवाइज अगर एक क्लास बहुत आगे चली जाएगी तो फिर उनके लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एवरी क्लास में तो हम एवरी फार्मूला बताते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम शुरू का क्लास नहीं देखते हैं तो फिर थोड़ा समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो क्लास, अगर आप चौथे क्लास से भी देख रहे हैं तो आप शेयर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारा सभी वीडियो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम चलते हैं आज अपना ये जो चौथा क्लास है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। ऑलवेज मैं यही बोलता हूं कि कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए पहले जो है आपको उसको क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहा है। जैसे यहाँ पर है 10 लीटर चीनी के घोल में, जिसमें चीनी 7% है। 10 लीटर है बट चीनी इसमें कितना है? 7% है। 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। 2 लीटर क्या होता है? पानी चला जाता है। तो कह रहा है, तो बताएं कि बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है। अब पहले चीनी कितना था हमारा? 7%। तो यहां आप कर सकते हैं क्या है? प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से आप लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या है? चीनी 7% है चीनी के घोल में। चीनी की मात्रा, यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा। अब चीनी की मात्रा कितनी है? तो चीनी की मात्रा जो है हमारा 10 लीटर जो घोल था उसमें 7% है। 7% मतलब क्या होगा? 7% मतलब क्या होगा? 7% मतलब होता है 7/100। 7/100 इतना तो हम जानते हैं। 7% मतलब 7/100। ठीक है, अब है कि कितनी मात्रा में है ये जानिए। 10 लीटर जो मात्रा है उस मात्रा में 7% है, तो 7/100 और कितने में है तो गुणे 10। कितने में है? कितने लीटर में? तो 10 लीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा? 0.7 यही होगा ना हमारा। 0.7 जो है क्या हो जाएगा? ये आपका ये 0.7 लिख सकते हैं, 0 पहले भी लिख सकते हैं। तो 0.7 जो है आपका क्या हो गया? चीनी हो गया। ये चीनी की मात्रा हो गई। 0.7 क्या हो गई? चीनी की मात्रा हो गई। अब कह रहा है कि 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। जो 10 लीटर घोल है, उस 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी वाष्पीकृत। वाष्पीकृत का मतलब समझ रहे हैं? वाष्पीकरण को फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। वाष्पीकरण मतलब वो पानी, हमने जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, धूप में रख दिया, तो पानी जाएंगे जब शाम तक तो पता चलेगा कि उड़ गया। या कपड़े जो सुखाने के लिए हम डालते हैं, क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, वो धीरे धीरे उड़ जाता है पानी उसका। तो ये 2 लीटर पानी उसमें से निकल गया जो चीनी का घोल बना था। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो होगा वो ये होगा कि 10 - 2 बराबर 8 लीटर। अब घोल कितना बचा? 8 लीटर। कैसे 8 लीटर बचा? क्योंकि 10 लीटर पर घोल था और 2 लीटर क्या होगा? ये उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया। कहिए इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। मतलब ये 2 लीटर पानी जो है उड़ गया, तो 8 लीटर घोल बचा।
अब पूछ रहा है कि बचे घोल में चीनी की प्रतिशत क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहां लिखेंगे बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता, यही होगा ना, चीनी की प्रतिशतता। ठीक है, बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगा, बचा घोल में चीनी की प्रतिशत का मतलब कि हमारे पास कितना चीनी है, 0.7, यही चीनी है ना हमारे पास, चीनी की जो मात्रा है 0.7, और कितना लीटर हमारे पास घोल है, तो 8 लीटर, तो बटे 8 करेंगे। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज 100 में गुणा करते हैं, तो यहाँ 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 700 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब भी अंक के बाद, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतने अंक के बाद इधर हम दशमलव बैठा देंगे, और बटे 8, जब दशमलव बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 70/8, और इसी को हम हल कर लेंगे। और हल करने के बाद देखते हैं क्या आता है, इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, तो 8 अठे 64, 6 0, दशमलव यहाँ बैठाएंगे, 6 0, 8 सते 56, और फिर क्या होगा, 4 0, 8 पचे 40, 8.75%, 8.75%। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया क्या है, 10 लीटर चीनी के घोल में, जिसमें चीनी कितना था, 7%, तो चीनी की मात्रा 7%, 7% मतलब 7/10, कितने लीटर घोल में था, तो 10 लीटर, 7/100 गुणे 10, 0.7 क्या आ गया, चीनी की मात्रा आ गया। ठीक है, वो क्या आ गया, चीनी की मात्रा आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है कि अब बोल रहा है कि 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो 10 - 2 8 लीटर घोल बच गया, क्योंकि 2 लीटर तो वाष्पीकरण हो गया, उड़ गया। अब बोल रहा है बताएं कि बचे घोल में चीनी की प्रतिशत क्या है। चीनी प्रतिशत का मतलब चीनी कितना परसेंट है। ठीक है, चीनी की परसेंट क्या है, कितना परसेंट है। तो बचे घोल में चीनी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंट प्रतिशत, क्योंकि चीनी की मात्रा 0.7 है, यही है ना 0.7, तो 0.7 कितना घोल बचा है, 8 लीटर बटे 8, और गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, वही परसेंट में आ जाएगा, क्योंकि यह आंसर आपको परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले देखना है, समझना है, और तब बनाना स्टार्ट करना है। हमारे वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं, पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, और यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने दे रखा है, तो पहले आप पॉज कीजिए और उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, और जब बिल्कुल नहीं आता है तब वीडियो को फिर से देखिए और बनाइए, तब जाकर के क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक मिश्रण जिसमें 40% जल है तथा अन्य एक मिश्रण जिसमें 30% जल है। ठीक है, एक ग्लास का 5 भाग पहले मिश्रण से तथा 15 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है, तो बताएं कि नए मिश्रण में जल कितना प्रतिशत है। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पहले समझना है कि कह क्या रहा है। अगर मिश्रण जिसमें एक में क्या बोला कि 40% जल है, नहीं ना, एक में क्या बोला है 40% जल है, और दूसरे में क्या बोला है, फर्स्ट में, यहां फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड में क्या है, 30% जल है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि दूसरे मिश्रण से बताएं कि नए मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना है, बस यही आपको जानना है ना। तो ऑलवेज क्या करिए, जैसे ग्लास का 5 भाग पहले मिश्रण से, तो 5 भाग मतलब क्या होगा कि 5 का 40%, नहीं ना होगा, 5 का 40%, तथा दूसरे, और 15 भाग दूसरे मिश्रण से, प्लस 15 का क्या होगा, 15 का
30%, यही होगा ना। 5 का 40%, एक गिलास का 5 भाग पहले मिश्रण से तथा 15 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है। तो बताएं कि नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत है। और पहले मिश्रण जो दिया था उसमें 40% जल था, दूसरा मिश्रण जो था उसमें 30% जल था। तो अब क्या करेंगे इसमें कि 5 का 40% प्लस 15 का 30% निकालेंगे और नया जो मिश्रण बनेगा हमारा, अब यहां पर लिख देंगे 5 भाग का, क्योंकि आप घबराइए, 5 भाग का ये 40% है, ठीक है। 5 भाग का ये 40% है, 15 भाग का 30% है, ठीक है ना। और प्लस क्या होगा यहाँ पर 5 प्लस 15, वो वैसे करेंगे, नहीं तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो 5 का क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए पहले। 5 का 40%, 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5, यही लिखेंगे ना। 5 का 2/5 प्लस 40% का 2/5 लिखा। इधर मैं हल भी कर देता हूं, आपको हल करके दिखा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 40% बराबर क्या होता है, 40/100। 40/100 को क्या लिख, 0 0 कट गया, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 बराबर 2/5, ठीक है। यही हमने 2/5 यहां लिख दिया। समझ में आ गया। अब अगला क्या करेंगे, अगला जो है प्लस हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो प्लस 15 का 30%, 30% को क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए हम 30% को करते हैं सॉल्व। 30% को लिखेंगे 30/100, तो 3/10, यही लिखेंगे ना, 3/10। तो ये क्या हो जाएगा, 3/10। ये देखिए 5 से 5 कट गया, तो ये होगा 2 प्लस, यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर भी हम 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 बट्टा क्या हो जाएगा, 15/2 ये हो जाएगा। अब इसको जब हम हल कर देंगे, 15 का 30% था ना, 15 भाग का 30%, 15 गुणे 30, ठीक है। 15 का 30/100, 3/10, 2 5 10, और यहां पर देखिए हो जाएगा, यहां गलती, 5 तिहाई 15, यहां पर हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये 3 होगा, ठीक है। यहां पर ये 3 होगा, यहाँ 3 तिहाई 9 होगा हमारा, ठीक है। यहाँ होगा 3 तिहाई 9। तो क्या होगा, अब इसको हल कर दीजिए, भाग में आएगा कितना भाग, यहाँ भाग लिखे है ना, 5 भाग का 40%, 15 भाग का 30%, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। 5 भाग का 40%, कितना का, 5 भाग का 40% प्लस 15 भाग का 30%। पहले ये निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि भर दिया जाता है, तो बताएं कि नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत है। पहले हमको नया मिश्रण निकालना होगा, ठीक है, कि नया मिश्रण, क्योंकि हम उसमें से क्या कर रहे हैं, पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण में हम इतना इतना कर दे रहे हैं। एक गिलास का 5 भाग पहले मिश्रण से, तब 15 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है। इसलिए हमको पहले वो निकालना पड़ेगा कि नया मिश्रण क्या है, और तब हम निकालेंगे कि कितना % उसमें जल है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 + 9/2 तो हो जाएगा 4 + 9/2 बराबर 13/2 भाग। 13/2 भाग क्या हो गया, नया मिश्रण हो गया। 13/2 भाग हमारा क्या हो गया, नया मिश्रण हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13/2 भाग, अब प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से ठीक है ना, प्रश्न से जो है, अब प्रश्न से आएंगे हम। प्रश्न से 13/2 जो भाग है, ये 13/2 भाग है। इस एक कितने भाग में है, तो 5 भाग और प्लस 15 भाग, 5 + 15, 13/2 भाग जो है वो 5 + 15 भाग में है, तो 100 में,
100%, क्योंकि परसेंट में हमको निकालना है तो ऑलवेज 100 से क्या करना है, हमको मल्टीपल करना है, तो हमारा ये परसेंट में आ जाएगा कि कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो 13/2 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 13/2 हो जाएगा 13/2 गुणे 20 गुणे 100, यही करेंगे, इसी प्रकार से हल करेंगे ना। तो क्योंकि ये बट्टा 2 नीचे जाएगा, 13/2 है नीचे जाएगा, गुणे 20 गुणे 100, इसी तरीके से हल करते हैं। ठीक है, 13/2 तो ये नीचे ले लेंगे, 20 पाँचे 100 कट जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा, 13 पाँचे 65/2, 65/2 मतलब क्या हो जाएगा, 32 दूना के 64, 32.50%। यही जो है नया मिश्रण में जो हमारा जल का प्रतिशत है, यही हमारा आएगा जल का प्रतिशत। क्या आएगा, ये जल का प्रतिशत। क्लियर हो गया, क्या था जो क्वेश्चन था वो पहले क्लियर हो लीजिए, समझ लीजिए। एक मिश्रण जिसमें 40% जल है तथा अन्य एक मिश्रण जिसमें 30% जल है। एक ग्लास का 5 भाग पहले मिश्रण से तथा 15 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है, उसमें भर दिया जाता है फिर से। ठीक है, बताएं कि नए मिश्रण में जल कितना प्रतिशत है। अब जब उसमें भर दिया गया तो 5 भाग का 40% ले लिए हम और 15 भाग का 30% ले लिए, क्योंकि हमको क्यों ले लिए, इसलिए कि 40% जल है और हम 5 भाग भरे हैं, तो 5 भाग का 40% कितना नया जो हमारा आएगा वो देखना है कि नया कितना आएगा, क्या मात्रा, तभी हम निकालेंगे कि नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत है। तो जो नया हमारा मिश्रण आएगा उसमें ले लेंगे कितने भाग में, 20 भाग में, जो जल का मात्रा आएगा वो जल का मात्रा यहाँ से पूरे में हम निकाल लेंगे। तो यही 15 + 5 20 से जब हम 13/2 भाग को निकालेंगे तो हमारा ये परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर इसमें कहीं भी कोई कठिनाई समझने में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसको बताऊंगा। लेकिन स्पष्ट है, मैंने क्लियर कर दिया है कि जो जल की मात्रा यहाँ दिया है और जितना भाग हम भर रहे हैं उसमें से नया हम जो है मिश्रण में जल का पहले निकालेंगे कि कितना मात्रा है, और तब उस जल की मात्रा को पूरे जितना हमने लिया है 5 + 15 नए मिश्रण से जब हम उसको भाग करेंगे तो आपका परसेंट निकल के आएगा कि कितना परसेंट नए मिश्रण में जल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। और परसेंटेज का अगर अच्छे से समझना है तो मेरा पहला का जो क्लास है, पहले क्लास भी जरूर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि क्या है। और बीच में भी मैं आपको, वैसे तो मैं सभी क्वेश्चन में बता ही रहा हूं आपको जहां भी है, लेकिन अगर कुछ डाउट हो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप हमारा पहले का अगर वीडियो देखेंगे तो वहां भी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। 20% भोजन पर, 10% कपड़े पर, 15% मकान किराए पर, हम 5% बिजली पर खर्च करने के बाद मनोहर अपनी शेष आय से एक घड़ी खरीदता है। वह इस घड़ी को 1200 रुपए में बेचकर 50% का लाभ कमाता है। तो बताएं कि उसकी कुल आय कितनी है। क्वेश्चन यही है कि बताएं कि उसकी कुल आय कितनी है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है क्या, यहां पर 20% दिख रहा है, प्लस यहां पर क्या दिख रहा है 10%, ये भी दिख रहा है, प्लस यहां पर क्या दिख रहा है 10%, यहां पर 15%, ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है 5%। टोटल कितना हो गया 20, 10, 30, 15, 45 + 5 यानी 50%। 50% क्या हो गया, उसका खर्च हो गया। किस चीज पर, भोजन पर, कपड़ा पर, मकान किराया पर, बिजली पर। 20% उसका, 50% उसका खर्च हो गया। ठीक है, अब है मनोहर अपनी शेष आय से एक घड़ी खरीदता है। शेष आय मतलब क्या, शेष आय मतलब 50% तो खर्चा हो गया, मतलब 50% जो है वो घड़ी खरीदा, यही हुआ ना, 50% पर ही वो घड़ी खरीदा। घड़ी को खरीद करके 50% जो आया था वो घड़ी खरीद करके 1200 रुपए में बेचकर 50% का लाभ भी कमाता है। जो उसको 50% शेष मनी बचा, 50% तो उसका एक खर्च हो गया इन सबों पर। तो 100 में से जब हम 50 घटाएंगे तो 50% क्या होगा, उसका शेष जो बचा वो क्या किया, घड़ी खरीदने में लगा दिया। मतलब घड़ी क्या किया, खरीद लिया।
जो 50% बचा, 50% से वो क्या किया, घड़ी खरीद लिया और उस घड़ी को 1200 रुपए में बेचा तो उसको 50% का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि उसकी कुल आय कितनी है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक हमने अब पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया होल वैल्यू का एक कंसेप्ट होता है। होल वैल्यू क्या है कि मतलब 50% अगर हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर होल वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। होल वैल्यू के लिए आप जो है यहाँ देखिए W भी लिखते हैं, होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या है, जैसे 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को 50% को जो है हम लिख सकते हैं, 50% को हम लिख सकते हैं 50/100 लिख सकते हैं। 50/100 बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2। और होल वैल्यू जब होता है मतलब किसी भी संख्या का, जैसे 1/2 का होल वैल्यू का मतलब हमने पिछला क्लास, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज का सभी क्लास देखिए तब आपको समझ में आएगा। होल वैल्यू का मतलब कि ये चीज हम एडिंग कर देंगे ऊपर में, तो मतलब क्या हो जाएगा, जब प्लस करेंगे इसको तो 3/2 होगा। और एक चीज, एक फार्मूला मैं बता देना चाहता हूं, तब इस क्वेश्चन को बताऊंगा, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, पहले उसको समझ लीजिए तब क्वेश्चन को समझाएंगे तो समझ में आएगा। 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, और उसको क्या किया, मैं 120 रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 120 रुपए में बेच दिया तो हमको कितना का लाभ हुआ, 20 रुपया का, 20 रुपया का लाभ हुआ। होल वैल्यू समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तभी जाकर के क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 20 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए का मतलब कितना, 20 कितना होगा 100 का, 20% यानी 20% का उसको लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ ना। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, समझिएगा होल वैल्यू यहाँ कैसे लगेगा। 20/100 का मतलब 1/5, 1/5 हो गया। और हम क्या बोल रहे हैं कि जब होल वैल्यू करते हैं तो इस 5 को इधर ऊपर जोड़ देंगे, यानी प्लस करेंगे 6/5 होगा। अब इसका क्या है बेनिफिट, क्या है 6/5, होल वैल्यू क्या है, देखिए। अब है कि हमको मान लीजिए है कि 120 रुपए में कोई सामान हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर इसको आप हटा लीजिए, छिपा लीजिए, ठीक है, इसको छिपा लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना, इसको छिपा लीजिए। 100 को मैंने ऐसे गोल कर लिया, मान लीजिए छिपा लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि आप जो है सामान खरीदे 120 रुपया में, और एक क्वेश्चन में दिया है कि 120 रुपया में हमने कोई सामान बेचा और उस पर हमको 20% लाभ होता है, तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि 20% जो लाभ हुआ, 120 रुपए में कोई सामान बेचकर 20% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है, क्वेश्चन ये दिया है। ऐसा ही है इसमें कि 1200 रुपए में बेचकर 50% का लाभ देता है। अब हम बोल दिए कि घड़ी को 1200 रुपए में बेचकर 50% का लाभ कमाता है, तो भाई घड़ी को कितने में खरीदा था, तो सेम ऐसे ही 120 रुपए में बेच दिया, मान लीजिए घड़ी को ही, और उसको 20 रुपए का लाभ हो गया, यानी 20% का लाभ कमाया। 1200 के जगह 120 रुपया हो गया, 50% के जगह 20% हो गया, तो 20/100 यानी 6/5। अब क्रय मूल्य जब निकालना हो तो क्या करेंगे कि जब भी अगर इस तरह का है तो होल वैल्यू निकालेंगे, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कभी भी निकालने के लिए उसको हम जो होल वैल्यू होता है उसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ 6/5 है तो 5/6 लिख देंगे, ठीक है। एक तरीका और समझाएंगे इसी में, तो 5/6 लिख देंगे तो क्या होगा, 20 छके 120, 20 पाँचे 100, आ गया 100 रुपया। कितने में घड़ी खरीदे थे, 100 रुपए में, 120 रुपए में बेचे थे, 20% का लाभ हुआ था। तो होल वैल्यू निकाल के अगर होल वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो आपका जो है गुणा कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब भी अगर क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो होल वैल्यू जो निकलेगा उसका सीधा गुणा करेंगे, अब वहां उल्टा नहीं करेंगे। मान लीजिए दिया है कि 100 रुपया में हमने खरीदा घड़ी और 20% लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपए में खरीदा, 20% लाभ पर बेच दिया, तो कितने रुपए में बेचा, तो उसको क्या करेंगे 100 गुणे
6/5, होल वैल्यू को उल्टा नहीं करेंगे, सीधा ही रहेगा 6/5। तो 20 पचे 100, 20 छके 120। यहाँ देखिए उल्टा नहीं, सीधा करना। अगर क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुणा करना है। एक तरीके से आप और भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का चीज है तो एक और हम बोलते हैं, वो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है कि उसको ऐसे भी आप याद रखिए कि जो शुरू का वैल्यू है उसमें अगर सीधा गुणा करेंगे तो अंतिम का वैल्यू आएगा, और जो अंतिम का वैल्यू है उसमें उल्टा गुणा करेंगे तो शुरू का वैल्यू आएगा। यानी जब लाभ कमाता है, हम कोई सामान 100 रुपए में खरीदे तो शुरू का वैल्यू हुआ, 120 रुपए में बेचे तो लास्ट का वैल्यू हुआ। तो शुरू के वैल्यू में सीधा जब होल वैल्यू का करेंगे गुणा तो लास्ट का वैल्यू आएगा, और लास्ट के वैल्यू में जो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो शुरू का वैल्यू आएगा। यानी क्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा सीधा गुणा करने पर विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करने पर जो है क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इसी पर ये आपको आधारित है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं, इसको जो है हम हटाते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये बताया था। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यही चीज था, तो अभी हम इस पर चलेंगे। 1200 रुपए में वो क्या किया, 1200 रुपए में वो जो है बेचा, तो यहाँ हमारा 1/2 आया था, 1/2 आया था, तो इसका होल वैल्यू क्या लिखेंगे, +2 जोड़ के बराबर 3/2। और हमने अभी क्या बताया कि 1200 रुपए में बेचा है, यानी अगर विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए सीपी इसको लिख सकते हैं, या हिंदी में क्रय मूल्य ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो होल वैल्यू का क्या बताए हम, उसका उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 2/3 कर देंगे। 2/3 तो क्या हो जाएगा, 2/3 जब करेंगे तो ये क्या होगा, 800 हो जाएगा। 1200 गुणे 2/3, यही है ना हमारा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 400। तो बराबर 400 गुणे 2 बराबर 800 आ जाएगा आपका। 800 क्या आया, 800 घड़ी का क्रय मूल्य आया, ये ध्यान दीजिए। 800 क्या आया, घड़ी का क्रय मूल्य आया। तो आप तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, 800 रुपए घड़ी का क्रय मूल्य आया, और एक क्वेश्चन कर रहा है कि 50% तो इस सभी साधनों पर खर्च किया, जो बिजली बिल था, मकान किराया, कपड़ा, भोजन, और 50% जो बचा था शेष आय क्या था, बचा था, इसको हटाने के बाद यहाँ पर हम निकाले है ना 50% जो शेष आय था उसने एक घड़ी खरीदता है। तो 800 में घड़ी खरीदता है, तो मतलब क्या है, 50% उसका जो आय है वो घड़ी खरीदता है। तो 50% बराबर जब 800 आ गया, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, 800 बटे में 50 गुणे 100। 800 बटे में 50 गुणे 100, 50 दूना के 100, 8 दूना के 1600, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि उसकी कुल आय कितनी है, तो ऑप्शन कहाँ है, दिया है बी। 1600 रुपया उसका जो क्या होगा, टोटल आय होगा। तो अब आपको होल वैल्यू का मुझे लगता है कि क्लियर होगा। होल वैल्यू में अगर हम सीधा गुणा करते हैं कभी भी तो विक्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य से अगर होल वैल्यू में सीधा गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से होल वैल्यू जो कि यहाँ 3/2 थे 2/3 यानी उल्टा गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और इस तरह से आप आसानी से, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित होते हैं परसेंटेज के, तो आपको होल वैल्यू अति इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। शुरू गुणे होल वैल्यू का सीधा मतलब अंतिम, और अंतिम गुणे होल वैल्यू का उल्टा मतलब शुरू, जैसे भी आपको याद करना हो। मैथ का ट्रिक बस यही है, समझ गए, इसको समझना है आपको कि मैथ के ट्रिक को अगर आप समझ गए, जैसे भी आप याद रख सकें, आपके तरीके होने चाहिए,
या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, या जैसे हमारा क्या था, हमने पढ़ा था जो, और जो हम जानते थे उसमें यही था कि क्रय मूल्य से का अगर सीधा होल वैल्यू में करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। लेकिन हमने अपने याद करने के लिए क्या किया था कि शुरू गुणे सीधा मतलब अंतिम, और अंतिम गुणे उल्टा मतलब शुरू। तो आपका जैसे भी याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संजीव अपने मासिक वेतन का 15% पुस्तक खरीदने पर खर्च करता है तथा अगले माह जब उसका वेतन 80 रुपया से बढ़ जाएगा तो वह फैसला करता है कि उसका भी आधा पुस्तक खरीदने पर खर्च करेगा, ठीक है। इस प्रकार उसका कुल खर्च 420 रुपया हो जाएगा। तो उसका वर्तमान वेतन ज्ञात करें कि वर्तमान वेतन क्या है, ठीक है। उसका वर्तमान वेतन आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझिए, मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको समझना है। देखिए यहां पर दिया है कि 15% पुस्तक खरीदने पर खर्च करता है। प्रश्न से क्या है, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से है जो कि वह 15% जो है क्या करता है, 15% जो है वह पुस्तक खरीदने पर खर्च करता है, ठीक है। 15%, लेकिन क्या है उसका कुल खर्च 420 रुपया हो जाएगा। पुस्तक खरीदने में खर्च करेगा, इस प्रकार उसका कुल खर्च 420 रुपया हो जाएगा। लेकिन कब 420 रुपया हो जाएगा, तब जब वह कह रहा है कि अगले माह जब उसका वेतन 80 रुपया बढ़ जाएगा तो वह फैसला करता है कि उसका आधा पुस्तक खरीदने पर खर्च करेगा। मतलब बढ़ने पर वेतन 80 रुपया, उसमें से आधा 80 का आधा कितना होगा, 80 का आधा 40, यानी 40 रुपया वह जो है और खर्च करेगा पुस्तक खरीदने में। और जब वो 40 रुपया और खर्च करेगा तब उसका कुल खर्च कितना हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा। तब इस प्रकार उसका कुल खर्च 420 रुपया हो जाएगा। और ऐसे क्या है कि 15% पुस्तक खरीदने पर वो खर्च करता है। क्वेश्चन को समझिए, 15% अपना मासिक वेतन का वो खर्च करता है, और अगला महीना जब 80 रुपया बढ़ जाएगा उसका वेतन तो आधा पुस्तक वो खर्च करेगा 80 रुपया में से, तो आधा 40 रुपया खर्चा करेगा। और जब वो 40 रुपया खर्चा करेगा तब उसका कुल खर्च पुस्तक पर क्या आएगा, 420 रुपया। तो क्या करेंगे हम इसमें से 420 में से ये 40 हम घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि वो पहले क्या करता था कि 15% ही पुस्तक खरीदने पर खर्च कर रहा है। अभी जब वो 40 रुपये वेतन बढ़ेगा और 40 रुपये और डाल देगा, समझिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, 40 रुपये और वो जब उसमें डालेगा तब उसका खर्च 420 रुपया होगा। यानी पहले उसका कम था और 40 रुपये डालने के बाद 420 रुपये होगा। तो हम क्या करेंगे, 420 में 40 घटाएंगे, यानी 380 रुपया जो वो खर्च कर रहा है पहले कितना वो खर्च कर रहा है, 380 रुपया। और कितना खर्च कर रहा है परसेंट में, 15%। समझ में आई बात। संजीव अपने मासिक वेतन का 15% पुस्तक खरीदने पर खर्च करता है। जब उसका वेतन अगले माह बढ़ जाएगा तब वो फैसला करता है, 80 रुपया बढ़ जाएगा तब फैसला करता है कि आधा पुस्तक खरीदने पर वो खर्च करेगा। और जब वो खर्च करेगा आधा यानी 40 रुपया, तब उसका कुल खर्च कितना होगा, 420 रुपया। तो 15% बराबर 420 नहीं होगा, 15% बराबर 380 होगा, क्योंकि 40 रुपया तो वेतन बढ़ने के बाद वो खर्च करेगा, तब तो उसका परसेंटेज और बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या है, वेतन बढ़ने से पहले 15% खर्च कर रहा है। समझ गए क्वेश्चन को। और जब उसका वेतन बढ़ रहा है और जब 40 रुपया खर्च कर रहा है तब 420 रुपया, यानी 420 में से अगर हम 40 हटा देते हैं, 420 में से अगर हम 40 जो है निकाल देते हैं, ये 40 रुपया, तब क्या होगा, 380 रुपया मतलब 15% हो जाएगा। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन कि 15% बराबर 380 रुपया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 380 बटे 15 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ ये 20 से 20 5 100 और ये क्या होगा, 3 5 15। अब 38 गुना के क्या होगा, 38 गुना के 76 होगा। और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 380 गुणे 20 करेंगे तो 7600 और बटे 3। और इसको आप हल कर लीजिए, क्या होगा, 3 दूना के 6, 1 6, इसमें 1 का हासिल 6, तो 16, 3 5 15, 1 0 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, और ऑलवेज 1 0 1 0 आएगा, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9। यही आपका
क्या करा, वर्तमान वेतन, तो यही वर्तमान उसका क्या होगा, वेतन, वर्तमान वेतन, ठीक है, वही इसका वर्तमान वेतन आएगा 2533.33। तो इसमें क्या है ऑप्शन ए 2500, 2540, 2550, नन, यानी आपका आंसर क्या होगा, नन होगा, क्योंकि इसका जो है इसमें से कोई नहीं होगा नियर बाई 2533.33 रुपया जो है वो उसका वेतन है, वर्तमान वेतन। तो समझ में आ गई बात कि 15% जो खर्च करता है और 380 रुपया खर्च करता है पहले, बाद में 40 रुपया, जब उसका 80 बढ़ेगा तो आधा खर्च करेगा, तो 40 रुपया जब खर्च करेगा तब 420 रुपया, तो 420 में 40 घटा देंगे तो 15% 380 और फिर 100% निकाल देंगे, आपका क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सोनी अपनी आय का 25% बस भाड़ा पर, शेष का 1/5 मकान किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करती है। यदि बस भाड़ा 200 रुपए खर्च करती है तो बताइए, मतलब बस भाड़ा पर, यहाँ लिख सकते हैं बस भाड़ा पर, क्वेश्चन छूट दिया है, 200 रुपए खर्च करती है तो बताइए कि उसे मकान किराया पर कितना देना पड़ता है, ठीक है। तो बस आपको समझना है क्वेश्चन को ऑलवेज क्या कह रहा है, उसी के अनुसार चलिए। सोनी अपनी आय का 25% बस पर, 25% क्या करती है वो सोनी, प्रश्न से क्या कह रहा है उसको समझिए। प्रश्न से कह रहा है 25% जो है बस भाड़ा पर खर्च करती है, 25% मतलब 25/100, ठीक है। 25/100 मतलब क्या हुआ, 25/100 का मतलब 1/4, तो शेष क्या हो गया, शेष जो बचेगा, अगर 1/4 वो बस भाड़ा पर खर्च करती है तो शेष कितना निकल जाएगा, शेष निकालने के लिए कभी इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक भाग, मान लीजिए 4 भाग में से अगर एक भाग वो बस भाड़ा पर खर्च करती है तो शेष कितना बचेगा हमारा, 3/4 भाग, यही बचेगा ना, 3/4 भाग, शेष तो हमारा यही बचेगा, ठीक है। अब है कि शेष का 1/5 मकान किराया, यानी शेष जो बटा 3/4 उसका 1/5, 3/4 मकान किराया पर, कितना मकान किराया पर खर्च करती है, मकान किराया, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन, मकान किराया 3/4 का कितना, 1/5 भाग मकान किराया पर खर्च करती है, 3/4 का 1/5 मतलब 3/20 भाग, 3/20 भाग जो है वो क्या करती है, मकान किराए पर खर्च करती है। 3/20 भाग जो है वो सोनी जो है क्या करती है, 3/20 भाग मकान किराए पर खर्च करती है। कह रहा है कि यदि बस भाड़ा 200 रुपए खर्च करती है, बस भाड़ा पर यदि 200 रुपए खर्च करती है तो बताइए कि उसे मकान किराया कितना देना पड़ता है। तो बस भाड़ा पर हमने क्या देखा, बस भाड़ा पर वो राशि 25% खर्च कर रही है लेकिन 200 रुपए खर्च कर रही है, ये ध्यान दीजिए। 25% माने 1/4, एक। अब आइए प्रश्न से, फिर से प्रश्न से आइए, आपको बताते हैं। बस खाली क्वेश्चन को प्रश्न को आपको ऑलवेज पढ़ना है और उसी बेस पर बस जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है बस भाड़ा 200 रुपए खर्च करती है, तो 25% खर्च करते नहीं, 1/4 वो खर्च करती है, और रुपए में कितना खर्च करती है बस भाड़ा पर, 200 रुपए। 1/4 खर्च करती है लेकिन रुपए में कितना खर्च करती है, 200 रुपए। तो इसलिए 1 पर हमने पिछले जो क्लास लिया है 3rd क्लास परसेंटेज का, वहां जाके देख सकते हैं, हमने बताया है कि परसेंटेज में 1 और 100 दोनों का फुल मान होता है, तो इसलिए हम 1 जब मार्क रखेंगे तो उसका फुल मान रखेंगे। तो 200 इसलिए 1 से तो 4, 2 यहाँ क्या होगा 4, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसको आप जो है ये हट नहीं रहा, हाँ, तो आप इसको 200 और गुणे 4 कर लीजिए, तो 200 चौके 800, 800 रुपया क्या हुआ, यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है 800 रुपया क्या हुआ, 800 रुपया उसका आय हुआ, टोटल आय हुआ, 800 रुपया क्या हुआ, टोटल आय हुआ, क्योंकि 800 रुपया में 25% भाड़ा पर खर्च करती है अपनी आय का, तभी ना 200 रुपये खर्च करती है, तो 800 रुपये उसका टोटल इनकम हुआ। अब हमने पहले ही निकाल रखा है कि मकान किराया पर वो
शेष का 1/5 मकान किराए पर करते हैं। तो शेष कितना बचा था? 3/4। 3/4 का 1/5 भाग वो मकान किराए पर खर्च करती है और बची राशि को भोजन में खर्च करती है। तो 3/20 भाग क्या था? मकान किराए पर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मकान किराया कितना देना पड़ता है। तो सिंपल है, 800 रुपये आ गया टोटल है। तो 800 का क्या करती है वो? 3/20 भाग जो है वो क्या करती है? 3/20 भाग मकान किराए पर खर्च करती है। तो इसको हम हल कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया, 2 से कितनी बार में कटेगा? 40 बार में। 40 गुना के 80 यानी 40 तिहाई 120 रुपया होगा जो मकान किराए पर खर्च करेगी। मकान किराए कितना खर्च करेगी? मकान किराए पर 120 रुपया। यानी आंसर क्या है? 180, 150, 135, 120। यानी डी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 120 रुपये जो है वो मकान किराए पर खर्च करती है। तो आप समझ गए होंगे कि 25 हमने क्यों ये निकाला? इसलिए निकाला कि 25% यानी 1/4 भाग जो है बस भाड़ा पर खर्च करती है। शेष 3/4 भाग उसके पास बचा अपनी आय का, और 3/4 भाग में वो 1/5 भाग मकान किराए पर खर्च करती है। तो टोटल 3/20 भाग जो है वो मकान किराए पर खर्च करती है। किसका? अपनी आय का। और चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि बस भाड़ा पर 200 रुपए खर्च करती है, ऐसे वो 25% खर्च करती है, वैसे 200 रुपए। तो यहाँ 25% भी लिख कर सकते हैं। 25% बराबर 200, तो 100% बराबर 800, या 1/4 बराबर 200, तो 1 बराबर 800। और है कि अब पूरा आय उसका 800 रुपए है, 3/20 भाग वो मकान किराया करते हैं, 800 का 3/20 करेंगे तो 120 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हमको लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपसे हम एक बार हमेशा बोलेंगे कि आप जो है हमारे क्लास को अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका ये बेनिफिट ले सकें आगे का जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, एक गांव की कुल जनसंख्या का 30% पुरुष तथा 25% औरत है। ठीक है, सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित हैं, तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है? देखिए, इसमें क्वेश्चन साफ दिया हुआ है, आप प्रश्न से ही जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, आप इसमें आप प्रश्न से भी जा सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से ही जाइए। क्या कह रहा है प्रश्न से? कि 30% पुरुष हैं, 30% पुरुष, और 5% 25% क्या है? औरत है, 25% औरत। अब कह रहा है सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित हैं, लेकिन अविवाहित पुरुष कैसे निकलेगा? अविवाहित जो पुरुष की संख्या होगी, अविवाहित पुरुष की संख्या तो दे दिया, लेकिन यहां जब 30% पुरुष है, 25% महिला है, मीन्स क्या होगा कि 30 माइनस 25 बराबर 5% जो होंगे वो क्या होंगे? 5% क्या होंगे? 5% जो होंगे वो जो है आपका 5% जो होंगे आपका 5% वो जो है आपका अविवाहित होंगे। 5% क्या होंगे? अविवाहित होंगे, क्योंकि 25% ही औरत है और 30% पुरुष है, मतलब 5% का गैप है, तो 5% क्या हो गए? अविवाहित हो गए। ठीक है, और यहाँ पहले ही दिया हुआ है कि अगर 200 पुरुष अविवाहित हैं तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है? तो प्रश्न से ही साफ दिख रहा है कि 5% पुरुष क्या है? अविवाहित हैं, और संख्या में कितना है? 200 हैं। तो 100% पर क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या करेंगे? 200 बटे 5, इसको बटे में लेंगे, गुणे 100, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कर सकते हैं जैसे भी इच्छा हो। इससे 40 से इसी को कटा दीजिए, 40 5 200, और 100 में 40 का गुणा कर दीजिए, 4000 क्या होगा? ये पूरी गांव की जनसंख्या होगी, गांव की जनसंख्या। ठीक है, 4000 ऑप्शन में कहाँ है? ए नंबर ही आपका 400 है।
तो आप शुरू में देखे होंगे तो लगा होगा कि इसमें डाटा कैसे निकलेगा, क्योंकि वैसा तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहीं से डाटा निकल जाएगा कि 30% पुरुष है और 25% औरत है। तो अब यहीं पर सोचना है। और अविवाहित दिया है, तो अगर औरत और पुरुष की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों के बारे में नहीं कुछ क्वेश्चन में कहा है, कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन ऑलवेज देखना है। अगर हम ये सोच लें कि ठीक है पुरुष में तो बच्चे भी आ जाएंगे, कोई जरूर नहीं है, नहीं, यहाँ पर चूंकि हमको क्वेश्चन सीखना है, हमको ऐसा नहीं थिंकिंग अपने हिसाब से नहीं करना है, क्वेश्चन पर चलना है कि 30% पुरुष और 25% औरत है, मीन्स 5% अगर औरत नहीं है इसमें, पुरुष 5% ज्यादा है, मीन्स वो अविवाहित है, उनका शादी नहीं हुआ है। तो 5% बराबर 200, तो 100% बराबर